सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासर हो चुकी है। 6 लाख से ज़ायद इस वक्त कोरोना के मरीज, तकरीबन 6,83,525, 32,139 अमवात हो चुकी हैं दुनिया में और 1,46,000 के करीब जो मुतासरा मरीज़ हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं। लेकिन दुनिया में 2 ऐसी मिसालें हैं हमारे सामने जिन्होंने कामयाबी से इसका सामना किया और इसमें से सुरखरू होकर निकल रहे हैं। एक जनूबी कोरिया और एक ताइवान। सबसे पहले जनूबी कोरिया ने कैसे मुकाबला किया कोरोना वायरस का, इस नागहानी आफत का, जरा उसकी कहानी सुने। जनूबी कोरिया भी आगाज में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल था, लेकिन वहां की हुकूमत ने इसको शिकस्त देने के लिए जारहाना, बरवक्त और जदीद हिकमत अमली अपनाई। वरना जिस रफ्तार से कोरिया में लोग मुतासर हो रहे थे और अमवात में इजाफा हो रहा था, आज जनूबी कोरिया इटली, स्पेन या बरतानिया के साथ खड़ा होता। एक वक्त ऐसा आया जब 29 फरवरी को एक दिन में जनूबी कोरिया में 900 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन एक हफ्ते के अंदर नए केसेस के रिपोर्ट होने की तादाद आधी रह गई और अगले 4 रोज में यह निस्फ की भी निस्फ हो गई और यूं बतदरीज ये केसेस कम होते गए। जनूबी कोरिया ने यह कमाल कैसे कर दिखाया, अब जरा यह दिलचस्प कहानी सुने। जनूबी कोरिया 2015 में मर्स वायरस से मुतासर हुआ था, जिससे वहां 36 अमवात हुई थी। मर्स वायरस के बाद जनूबी कोरिया के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इस तरह की बीमारियों से निपटने के लिए एक महकमा कायम किया और इसी दूरअंदेशी ने आज जनूबी कोरिया को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। आज वहां रोजाना 20,000 लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा है। जनूबी कोरिया ने 96 लेबोरेटरीज कायम की हैं, हंगामी बुनियादों पर टेस्टिंग किट्स बनाने का फैसला किया और रोजाना 1 लाख टेस्टिंग किट्स बनाई जाने लगी। अपनी जरूरत पूरी करने के बाद वहां की हुकूमत ने दुनिया के 17 मुल्कों से राब्ता किया कि अगर उन्हें टेस्टिंग किट्स की जरूरत हो तो जनूबी कोरिया उन्हें फराहम कर सकता है। एक हफ्ते में 1,40,000 लोगों के टेस्ट किए जाने लगे। जनूबी कोरिया में होने वाले इन टेस्ट्स के नताइज की जो एक्यूरेसी है वो 98% है। जनूबी कोरिया में टेस्ट्स की यह रफ्तार अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क से 40 गुना ज्यादा रही है। अस्पतालों को टेस्ट्स के लिए आने वालों के रश से बचाने के लिए मुल्क में 633 टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए। सड़कों पर गाड़ियां रोककर लोगों को गाड़ियों से उतारे बगैर उनके सैंपल्स लिए गए। जिस शहरी में कोरोना की तशखीस हो जाती तो महकमा सेहत उस मरीज की हालिया नकलो हरकत का रिकॉर्ड इकट्ठा करता और उन लोगों का भी टेस्ट किया जाता जिनकी मुतासरा शख्स से गुज़श्ता दिनों में मुलाकात हुई होती। मरीज की नकलो हरकत जानने के लिए सीसीटीवी कैमरों, मरीज के क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल और उसकी कार और मोबाइल के जीपीएस डेटा से मदद ली जाती। जनूबी कोरिया के महकमा सेहत ने मुतासरा शख्स से दीगर मुतासरीन तक कड़ी से कड़ी यूं मिलाई जैसे पुलिस मुनज़्ज़म जराइम की तफ्तीश करती हो। जिस इलाके में नया केस सामने आता उस इलाके के तमाम मकीनों के मोबाइल पर हंगामी मैसेज मौसूल होता ताकि उसे खबरदार कर दिया जाए। वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए लोगों को मिनट ब मिनट इत्तला दी जाती कि कोरोना से मुतासरा शख्स ने सफर के लिए कौन सी बस या रेल कार इस्तेमाल की है, वो कहां से सवार हुआ और किस स्टेशन पर बस या रेल से नीचे उतरा, और यहां तक बताया जाता है कि क्या उस मुतासरा शख्स ने मास्क पहन रखा था या नहीं। इन मालूमात का मकसद यह कि दूसरे लोगों को बाखबर किया जा सके कि कहीं वो उसी मकाम से गुजरे तो नहीं जहां से वो मुतासरा शख्स गुजरा था। जिन लोगों को अपने घरों में करंटीना में रहने का हुक्म दिया गया, उनके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड की गई और अगर वो शख्स अपने घर से बाहर निकले तो फौरन हुक्काम को उसकी खबर हो जाती है और उसे $2,500 तक जुर्माना किया जाता है। जगह जगह सैनिटाइजर्स रखे गए हैं। एयरपोर्ट्स पर टेलीफोन बूथ तर्ज की 20 टेस्टिंग सहूलियात कायम की गई हैं। जनूबी कोरिया ने जो तरीका इस्तेमाल किया उसे ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का नाम दिया गया है। इसी वजह से आज जनूबी कोरिया में अमवात की शरह 1% से कम, जबकि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया में यह शरह 3.4% है। कुल मुतासरीन में से 50% मुतासरीन जनूबी कोरिया में सेहतयाब हो चुके हैं। 9,583 मरीजों में से 5,000 से ज्यादा सेहतयाब हो चुके हैं। इन 3 माह में जनूबी कोरिया में सिर्फ 152 अमवात रिपोर्ट हो सकी। जनूबी कोरिया के मिसाली इक़दामात का नतीजा यह है
کہ آج نہ تو وہاں لاک ڈاؤن کیا گیا، نہ راستے بند کیے گئے اور نہ ہی لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کیا گیا۔ اب ریسٹورنٹس کھل رہے ہیں، سڑکوں پر لوگوں کی چہل پہل نظر آ رہی ہے۔ جنوبی کوریا کی اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے فرانس کے صدر اور سویڈن کے وزیر اعظم نے جنوبی کوریا کے صدر کو ان کی اس کامیابی کا راز جاننے کے لیے ایک ہفتہ پہلے رابطہ کیا، اور ہر طرف سے آج جنوبی کوریا کو اس کی کامیابی پر داد و تحسین مل رہی ہے۔ دوسرا واقعہ یا دوسرا جو کیس ہے وہ ہمارے سامنے مثالی وہ تائیوان کا ہے۔ جب جنوری میں یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی تھی، اس وقت کچھ ماہرین نے پیش گوئی کی کہ چین سے باہر تائیوان کی سرزمین پر کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آئیں گے، لیکن تائیوان میں کل مریضوں کی تعداد 3 ماہ میں صرف 298 اور اموات صرف 2 رپورٹ ہوئی۔ یہ کیسے ہوا؟ تائیوان 2003 میں سارس وائرس سے بری طرح متاثر ہوا، لیکن اس بار جب تائیوان کی حکومت کو ووہان میں ایک غیر معمولی نمونیا سے متعلق خبر ملی تو تائیوان کی حکومت نے اسی وقت اقدامات لینا شروع کر دیے۔ امریکہ میں سٹینفورڈ یونیورسٹی کے پبلک ہیلتھ پالیسی کے ماہر ڈاکٹر جیسن وانگ نے کہا کہ تائیوان نے بحران کے ممکنہ پیمانے کو جلد ہی پہچان لیا تھا اور پھیلنے سے پہلے ہی اس پر قابو پا لیا۔ فروری کے وسط سے ہی تائیوان میں ماسک اور سینیٹائزرز کی پیداوار میں اضافہ کر دیا گیا۔ میڈیکل سپلائز کی قیمتوں میں اضافے پر یعنی بے جا اضافے پر 7 سال تک کی سزا اور $1.25 لاکھ سے زائد بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔ کرونا وائرس سے متعلق جعلی خبریں اور افواہیں پھیلانے والوں پر $1 لاکھ تک جرمانہ عائد کیا گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ، ریلوے نیٹ ورک، عوامی مقامات اور سکولوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ سکولوں میں بچے ماسک چہرے سے صرف اس وقت اتارتے ہیں جب انہیں لنچ کرنا ہو۔ تائیوان میں صورتحال یہ ہے کہ اب ریسٹورانٹس کھل رہے ہیں اور زندگی معمول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ واقعات بتانے یا یہ 2 ملکوں کی مثال رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ شاید پاکستانی حکومت ناکام ہو گئی، صرف یہ بتانے کا مقصد کہ دنیا میں کچھ ملکوں نے بہت بہتر کام کیا اور کچھ ملکوں نے اپنی استعداد کے مطابق جیسے پاکستان انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے۔ میرے ساتھ جو 3 معتبر شخصیات موجود ہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، سابق چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، پاکستان کے انتہائی معتبر سائنسدان ہیں، دنیا کے کئی ممالک ان کی سائنسی خدمات کا اعتراف کر چکے ہیں، انہیں ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے متعدد بار، اور اس وقت یہ چیئرمین ہیں ٹاسک فورس جو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، پاکستان کے معروف قابل احترام ریلیجس اسکالر، ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے ویڈیو لنک پہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور محترم مولانا حنیف جالندری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملتان سے۔ حنیف جالندری صاحب انتہائی خوبصورت گفتگو اور انتہائی متوازن جو مذہبی رائے جن چند اسکالرس کی سننے کو ملتی ہے ان میں سے ایک حنیف جالندری صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ جنوبی کوریا تو بہت ترقی یافتہ ہے، ظاہری بات ہے تائیوان بھی پاکستان سے بہت آگے ہے، موازنہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا مطلب اسی زمین پہ 2 ملک تو ایسے ہیں کم از کم کہ جنہوں نے پرو ایکٹیولی کام کیا۔ جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور اس سے بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ان ممالک نے کیا کہ کیا کیا چیلنجز تھے اور اس سے کس طرح نمٹا۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو اسی طریقے کے اقدامات نہیں کریں گے جب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ چیئرمین ہیں ٹاسک فورس کے، اور پہلے ویسے بھی وزیر اعظم صاحب نے آپ کو کچھ اور بھی اہم ذمہ داریاں سونپی، لیکن یہ اتنی بڑی ناگہانی آفت سے نمٹنے کے حوالے سے جو ٹاسک فورس ہے اس کو بھی آپ ہیڈ کر رہے ہیں، تو ابھی تک آپ کی ٹاسک فورس نے کیا کام کیا؟ ہم نے 4-5 بڑے انیشیٹیوز لیے ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو جو ٹیسٹنگ ہے یہ بہت اہم پہلو ہے اگر اس پورے معاملے کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کہاں کوریا جو روزانہ 20,000 ٹیسٹ جہاں پہ ہوتے رہے ہیں، اور کہاں پاکستان جنہوں نے پچھلے 3 ہفتے میں ہم صرف 3 یا 4,000 ٹیسٹ کر پائے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں، تو اس کے اوپر بہت زور دینا چاہیے ہمیں۔ اور اس سلسلے میں انڈس ہاسپٹل میں 800 ٹیسٹ روزانہ کی گنجائش تھی، تو ہم نے ایکوپمنٹ وغیرہ ارینج کیا۔ کراچی یونیورسٹی کا سب سے بڑا اور ملک کا سب سے
मशहूर जो रिसर्च का इदारा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, वहाँ से कई करोड़ रुपए की इक्विपमेंट वहाँ पे दी गई इंडस हॉस्पिटल को और कुछ टेक्नीशियंस दिए गए और उसके नतीजे में उनकी अब टेस्टिंग जो कि कैपेसिटी है वो 800 रोज़ाना से बढ़कर 2400 टेस्ट रोज़ाना हो चुकी है। ये हमारी इंडस हॉस्पिटल में है। इसी तरह फोरेंसिक साइंस एजेंसी पंजाब में लाहौर में है, वहाँ पे हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ग्रांट अरेंज करी है इक्विपमेंट की और वहाँ भी 1500 से लेके 2000 टेस्ट रोज़ाना की कैपेबिलिटी पैदा हो जाएगी। टेस्ट किट्स जो हैं इसकी टेस्ट करने के लिए वो कोरिया से और चाइना से बड़े मकदार में मंगाने की बातचीत हो रही है और कुछ रवाना हो चुकी हैं, कुछ पहुंच रही हैं और ये कुछ फास्ट टेस्टिंग सिस्टम है जिसमें 5 या 10 मिनट में रिज़ल्ट आ जाता है और उसमें फिर वो बड़ी बड़ी मशीनें की ज़रूरत नहीं होती। इनिशियल रिज़ल्ट जो है आ जाता है 5 या 10 मिनट में। तो वो टेस्ट किट्स भी मंगाने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। ये तो टेस्टिंग का था। दूसरा मामला जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स। अब कई ड्रग्स हैं जो दूसरी बीमारियों के अंदर मलेरिया और दूसरे वायरस की बीमारियों में मुफीद पाए गए हैं और कुछ रिज़ल्ट्स बैनुल-अक़वामी तौर पे आए हैं कि ये जो कोरोना वायरस की जो फैमिली है जिसमें सार्स है, मर्स है और दूसरे कोरोना वायरसेस भी हैं, उनमें भी ये मुफीद हैं। तो इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स का सिलसिला शुरू किया जा रहा है जो अगले 2-3 रोज़ में इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर में डॉक्टर जावेद अकरम के निगरानी में शुरू हो जाएगा और ये फिर कराची में भी ये टेस्ट किए जाएंगे ताकि जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं उनकी अफादियत को जांचा जाए और उनको फौरी तौर पे ये बड़ी मकदार में अवेलेबल हैं। वैक्सीन को तो अब आप भूल जाइए, वैक्सीन डेवलप तो बहुत से ममालिक में हो गई है। 40 कंपनियाँ अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन डेवलप कर रही हैं और कुछ ने कर भी ली है, लेकिन फिर भी 1.5 साल लगेगा उन वैक्सीन को बड़े पैमाने पे पाकिस्तान या दुनिया के दूसरे ममालिक में आने में। तो वैक्सीन इसका जवाब फ़िलहाल नहीं है, आपको एग्जिस्टिंग ड्रग्स पे ही इन्हिसार करना होगा। तीसरा जो इनिशिएटिव हमने शुरू किया है वो वेंटिलेटर का मैन्युफैक्चर। वेंटिलेटर्स की सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान में। हमारे हस्पतालों में बहुत कम वेंटिलेटर्स हैं और जब ज़्यादा शिद्दत से मरीज़ों की हालत जब ख़राब होती है तो उनको वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी लोकल मैन्युफैक्चर, तो परसों मीटिंग हुई है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, जुमे वाले दिन मीटिंग हुई है और उसमें कुछ डिज़ाइंस अप्रूव हुए हैं और अब ड्रैप से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से उनके सेक्रेटरी डॉक्टर तनवीर कुरैशी हैं जिनसे मेरी अभी बात हो रही थी इस प्रोग्राम से पहले, तो उनसे बातचीत चल रही है कि फ़ास्ट ट्रैक अप्रूवल दिया जाए इन वेंटिलेटर्स के मैन्युफैक्चर का। और जो पाबंदियां नई आयद की हैं ड्रैप ने पिछले 2-3 महीने में कि आप यहाँ मास्क भी अब आप नहीं बना सकते जब तक कि फैक्ट्रियाँ जो हैं अप्रूव ना हो जाएं ड्रैप से। तो ये एक रिश्वत का बड़ा बाज़ार गर्म हो जाएगा इस तरह। तो कपड़े के मास्क बनाने में क्या मसला है, तो इसलिए मैंने उनसे बात की है और प्राइम मिनिस्टर को भी मैंने इन्फॉर्म किया है तो ये आसानियाँ पैदा करें ताकि हम अपने यहाँ वेंटिलेटर्स भी बनाएं और दूसरे जो सर्जिकल डिवाइसेस जो भी चाहिए कोरोना वायरस के तहत वो बना सकें। चौथे जो है वो ये जो वायरस है इसका जो स्ट्रक्चर है, जो जीनोमिक्स है, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है जो पाकिस्तान में पाया जाता है, इसके स्ट्रक्चर के ऊपर रिसर्च शुरू की गई आज से कोई 7-8 रोज़ पहले। और मुझे खुशी होती है ये बताते हुए आपको कि आज वो कंप्लीट हो गई है रिसर्च, जिससे पूरा उसका जीनोम की सीक्वेंस जो इसमें सारे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, वो किस तरतीब में लगे हुए हैं वो सब जांच लिया गया है और 2 रोज़ के अंदर हम ऐलान कर देंगे कि ये जो वायरस जो पाकिस्तान में पाया जाता है ये किस हद तक मुख्तलिफ है उन वायरस से जो दुनिया में दूसरी जगह पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट बहुत तेज़ी से जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च जो कराची यूनिवर्सिटी में वाक़ है और पंजवानी सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड ड्रग रिसर्च का हिस्सा है उसके अंदर की गई है। तो ये इसके अलावा बहुत सारे और बैनुल-अक़वामी कोलैबोरेशंस हम कर रहे हैं। हमारे टास्क फोर्स में यूरोप के भी टॉप साइंटिस्ट हैं और पाकिस्तान के टॉप साइंटिस्ट हैं, उसके तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं ताकि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उससे हम मुस्तफ़ीद हो सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।